नमस्कार। जानने वाले हम जियो के बारे में। दोस्तों आप ये मत सोचना जो मैं जियो टेलीकॉम के बारे में जानना चाहता हूँ या कुछ ऐसी बात। मैं जियो फाइनेंशियल के बारे में जानना चाहता हूँ। बेसिकली जो जियो कंपनी है, वो कंपनी जो बेसिकली जियो लिस्टेड है ना, वो जियो फाइनेंशियल के नाम से लिस्टेड है। और ये कंपनी कामकाज करती है रिलायंस जियो और जियो फाइनेंशियल्स, और वो जो है टेलीकॉम सेक्टर के, वो जियो इनका एक ब्रांड बना था और जियो के बेसिस पे ढेर सारा कंपनी कामकाज करती नजर आती है। तो आज हम जानने वाले हैं जियो फाइनेंशियल के ऊपर क्या मार्केट एक्सपेक्टेशंस हैं, और इस ग्रुप के बारे में आपको शायद भली भांति जानते होंगे। नहीं जानते तो थोड़ा सा पार्ट्स हम लेने का प्रयास करेंगे, साथ में इसके चार्ट को हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे। नो कोई रिकमेंडेशन, नो कोई एडवाइस। इसके साथ देखेंगे इसका क्या स्टेटस निकल के आती है, जहाँ पे हम फंडामेंटली को हाईलाइट्स को तरफ देखें या इसकी ऑनरशिप को तरफ देखें, एक नज़र डालें। उसके बाद निकल के आती क्या इसके पास क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर, और क्या ये लेटेस्ट अपडेट निकल के आया था जो कि 24 तारीख अर्थात 2 दिन पहले का अपडेट था, अर्थात कल का अपडेट था। अब क्या निकल के आया 24 जून का अपडेट, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता होगा जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है कंपनियां हैं, वो बेसिकली हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनियां हैं, और जो कि कह सकते हैं अंबानी मुकेश अंबानी ग्रुप की कंपनियां हैं। अंबानी ग्रुप के अंदर भी दो ग्रुप्स हैं, आपको पता है, एक तो अनिल अंबानी, एक मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी ग्रुप की कंपनियां निकल के आती है जिसको रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप कहते हैं। उस ग्रुप में ये कंपनी निकल के आती है। उसका मार्केट में रिसेंटली थोड़े दिन पहले की बात है, इसमें लिस्टिंग हुआ था। और लिस्टिंग के बाद स्टॉक में क्या हो रहा है, लगातार एक हमेशा अच्छे परफॉर्मेंस नजर आते, क्योंकि कंपनी एक बिग बुल की है और बिग बुल के लिए कंपनी एक अच्छा सा परफॉर्मेंस करती है। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पार्ट काफी अच्छा खासा देखने को मिला। फिलहाल हम स्टॉक प्राइस की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक में जो भी गिरावट है, जो भी चढ़ती रहती है, वो तो एक टाइम फ्रेम के हिसाब से डेली डेली ट्रेडिंग बेसिस पे चलती है। हम बात करने वाले हैं इसकी मेन फंडामेंटल की पर्पस के बारे में। आखिर कंपनी का क्या फंडामेंटल्स है और क्या इसका चार्ट किस हिसाब से रिएक्ट करती नजर आती है, उसी के बेसिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल सर्विस, जो कि आपको पता है रिलायंस जो फाइनेंशियल सर्विस है, इज इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी दैट इज ओरिजिनली एज ए सब्सिडी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसीलिए हमने चर्चा की रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, जिसका रिलायंस की नेटवर्क जो कि जियो नेटवर्क आप यूज करते होंगे, हम यूज करते होंगे। तो ये एक छोटा सा पार्ट था। कंपनी देखा जाए तो कंपनी क्या लेके आई लेटेस्ट अपडेट में। कंपनी ने पिछले थोड़े दिन पहले की बात है, मुझे कंपनी लगता है कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था, जो हम अब अपनी ब्रोकिंग सर्विस में लेके आ अपनी कंपनी को ब्रोकिंग सर्विस में लेके आ रहे हैं। अर्थात जहाँ पे काफ़ी सारा न्यूज़ चला था कि बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म का क्या होगा जब रिलायंस इंडस्ट्रीज भी अपने प्रोडक्ट लेके आएगी, आपके फ़ोन तक पहुँचेगी। तो बेसिकली क्या है, इनकी सारी की सारी सर्विस आपके फ़ोन में है, आप इसको यूज करते हो। तो कंपनी भी चाहती है क्यों नहीं मैं भी इस ब्रोकिंग सर्विस दे दूं, क्योंकि हमारे कस्टमर के पास तो ये सारे ऐप्स हैं ही। जब कस्टमर के पास ऐप है ही, काम करने के लिए सब कुछ है ही, तो एक हमें अप्रूवल लेने से क्या, हमें तो बेनिफिट हो जाएगा। और यही चीज़ निकल के आई, जहाँ पे कंपनी ने फिलहाल अपनी मेमोरेंडम को चेंज किया है और कहा है, जो इन्होंने एक कहा था 22 जून को अप्रूव हुआ था थ्रू द पोस्टल बैलेट, और उसमें कहा था कंपनी क्या क्या चेंज करने वाली है अपने मेमोरेंडम के अंदर। इसलिए मेमोरेंडम की बात करता हूँ तो मेमोरेंडम कहते हैं कंपनी के मेन लॉ को कहते हैं, कंपनी के इंटरनल लॉ को कहते हैं। उसमें एज पर लॉ डिफाइंड होती है आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या आपके ऑब्जेक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए नया क्लॉज चेंज किया, और कंपनी ने कहा हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट किया था वो सामने निकल के आती कहती है टू एक्ट एज ए स्पॉन्सर्स, ट्रस्टी, investment manager, to assets management, mutual funds, offshore mutual funds, various pooled investment vehicle, including but not limited to domestic alternative investment funds. कंप्लीटली ये कहा जो हमारा जो पर्पस है वो नॉट लिमिटेड टू डोमेस्टिक्स, ये डोमेस्टिक तक लिमिटेड नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट तक फैला हुआ है। मतलब ये इंडिया से बाहर भी अपनी फंड बेचेगा, और इंडिया से बाहर भी फंड बेच के यहाँ से इंडियन मार्केट से, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएगा और देगा। क्या करेगा, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी वगैरह बेचेगा आने वाले समय में। साथ में इसमें देखा है तो क्या कहती है, बिजनेस ऑफ द एसेट्स मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड्स, जो कि बाकी सारी कंपनी जो कि देखा जाए इसके यदि पीएस कभी निकलेगा तो आपको पता है इसके पीएस में क्या निकल के आती है। यदि हम सेक्टर की तरफ देखें तो मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकर,
जीरोधा, कुछ ग्रुप्स ऐप, अभी एक क्वांटम के ऊपर कामकाज चल रही थी। तो लगती है आने वाले समय में एक सबसे बड़ी कंपनी निकल के आने वाली है, और इस सेक्टर के भी फाइनेंशियल में तो कामकाज करती नजर आती है। अब दूसरा काम करती है क्या, कहती है टू प्रमोट इनकॉर्पोरेट कंपनीज एंटिटीज इन रिटर्न द बिजनेस ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विस देती है अदर अदर कंपनियां, वो यहाँ भी देती नजर आएगी। रिलायंस जियो फाइनेंशियल्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, रिसर्च एनालिस्ट सर्विसेज, और कस्टोडियन सर्विस, एसेट्स मैनेजमेंट सर्विस, स्टॉक ब्रोकिंग, क्या निकल के आती है, स्टॉक ब्रोकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मतलब जो भी चीजें आप करते हैं ना किसी और वेबसाइट से, यहाँ आपको आपके पास ऐप है, ऐप में आपको मिलती नजर आएगी, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड मिलती नजर आएगी। फिर क्या और अगला का प्लान है, फिर कहती है कंपनी जो हम क्या करने वाले हैं, टू प्रमोट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी एंटिटी इन द किस सेक्टर में, यही मैनेजमेंट सर्विसेज में, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में, एडवाइजरी सर्विस, रिसर्च में, एनालिस्ट के अंदर, और ये सारी कुछ। उसके बाद क्या कहती है दोबारा, कहती है पर्पस टू द प्रमोट द प्रमो इनकॉर्पोरेट कंपनीज एंटिटी, मतलब कंपनी अपनी एमओए को चेंज कर चुकी है और ये अपडेटेड आ गया। अब जैसे एमओए चेंज हुआ ना, इसका सारा के सारा बैकअप तैयार हो गया होगा, और ये 2 से 3 हफ्ता दिन के अंदर ना लॉन्च करनी कर देगी यार। इसका एजीएम, जो एजीएम का कब टाइम था इसका, एजीएम से पहले ये डिक्लेयर कर देगी जो हम ये सब काम करने वाले हैं, और हमारी क्या क्या है, ऑफशोर फंडिंग, चैरिटीज, अदर एसोसिएशंस, पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर की कामकाज, इशू टू द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर सिक्योरिटी, अर्थात ये सभी के सभी काम, चाहे वो आरटीए का काम हो, ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो उन्होंने ना किया हो, या सारे के सारे ऑब्जेक्ट डाल दिए। कहते हैं फ्यूचर्स परफॉर्मिंग इन द नॉन द परचेज, एक्वायर, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर, सेल, डिस्पोज ऑफ, trade to issue public or the private investment security and the instrument and the certificate issued through the there on the inter in the agreement agreements and the in the arrangement through the, मतलब जितने भी काम हैं फाइनेंशियल, चाहे वो रिस्ट्रक्शन का काम हो या रिस्ट्रक्चरिंग का काम हो, सिक्योरिटी डेस्क की बात हो, एसेट्स बैकअप बैक सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात हो, और एक्वायर ट्रांसफर करती नजर आती है आ सकती है कंपनियां। और ये इसका मेमोरेंडम हो गया चेंज, आने वाले समय में हफ्ते 2 दिन 10 दिन के अंदर इसका सारे के सारे चीजें हो जाएगी अनाउंसमेंट। तो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कंपनी के बारे में आपको पता है इसकी कंपनी क्या है, इसकी कंपनी के बारे में जहाँ पे आपके सामने निकल के आती है। और एक चीज और, यहाँ पे कंपनी और क्या कहती है, एक चीज मैंने वापस भूल गया, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी की बात भी कर रही है। कंपनी कहती थी कि हम इंश्योरेंस भी सेक्टर में आने वाले हैं, प्रमोट द री इंश्योरेंस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस। देखिए यहाँ पे जो 5th क्लॉज था उसमें क्या कहती थी कंपनी, जो कहती है एंटिटी इन द कैरी द ट्रांजेक्ट ऑफ द मेनी मैनर्स व्हाटएवर द इंडियाज ऑफ जियो इंश्योरिंग द री इंश्योरेंस इशुएंस इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें ये कामकाज करती नजर नहीं आ सकती अगले कुछ दिनों में, कुछ सालों में। और यहाँ पे वेबसाइट्स पर रेडी ये सारी चीज़ें निकल के कहती है इंश्योरेंस ब्रोकिंग हम काम करते हैं, पेमेंट बैंक हमारे पास है, पेमेंट सॉल्यूशंस हमारे पास है, और बैंक एनी टाइम्स एनीवेयर, और ये बैंक के साथ कामकाज करती नजर आती है। हो सकता है आने वाले समय में कोई ना कोई बैंक को भी टेक ओवर कर ले और बैंक भी ओपन कर सकती है कंपनियां, या किसी बैंक में इनकी बड़ी सी पोजीशन बनती नजर आ सकती है। जियो फाइनेंशियल की और से भी इनका कई सारे बैंकों में पोजीशन होगी, लेकिन इनको डायरेक्टली नहीं मिला अभी तक लाइसेंस। तो ये आगे आने वाले समय में ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग की बात करते हैं, कहते हैं यहाँ पे बैंकिंग इनके पास वो थोड़ा सा पार्ट्स मिला हुआ है जियो फाइनेंशियल के ऊपर यूपीआई चलाने के लिए, लेकिन कंप्लीटली बैंकिंग नहीं मिला है इनको, बैंकिंग सर्विस भी मिल सकता है इंश्योरेंस प्लान के जो आपको मिल ही जाए। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम फंडामेंटली हाईलाइट की तरफ, और उसमें निकल के आती है बुक्स वैल्यू। अभी जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, बुक वैल्यू करीब 219 के आसपास, इस रेंज में देखा जाए तो कंपनी के करंट प्राइस 360 के आसपास, और प्राइस टू बुक वैल्यू जो भी फिलहाल 1.6264 के आसपास है। आने वाले समय में 5 गुना के आसपास हो सकती है, नियरली 5 टाइम्स 6 हो सकती है, क्योंकि मार्केट पोटेंशियल्स है। और मार्केट में जहां तक दिग्गजों की बात होती है ना, दिग्गजों में दिग्गज अपने स्टार्टअप लेके बैठे हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, करंट रेशियो इसका काफी बहुत ज्यादा है 98.4, इंट्रेंसिक वैल्यू 235 के आसपास, डेट्स कुछ है नहीं कंपनी के पास, कोई लॉन ही नहीं है इनके पास। इसके बाद
इंडस्ट्री के पी कितना है, करीब 12 क्या, हाँ 22 के आसपास, उसके बेसिस में इनका पी थोड़ा सा कितना ज़्यादा है 143, अर्थात इनको इंडस्ट्रीज बेसिस पे देखा गया, जो इन्हें स्टॉक को जो एक पोटेंशियल मिला है मार्केट की तरफ से वो 143 का मिला, अर्थात यहाँ पे भागती नजर आती है, इनको पोटेंशियल मिलती नजर आती है, कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है आने वाले समय में, ऐसा एक्सपेक्टेशन है मार्केट को। जहां पे प्रमोटर्स केवल कितना होल्डिंग लेके बैठे हैं, केवल 47%, रेस्ट होल्डिंग कहाँ पे है, रेस्ट होल्डिंग पब्लिक के पास है। अब आते हैं ईपीएस 2.53, और निकल के आते हैं आरओई, आरओसी निकल के आते हैं 1.55, आरओई की बात करें तो 1.27। इन सब के पीछे जब डिविडेंड का पार्ट अभी है नहीं, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, और फेस वैल्यू इन सबके पीछे कितना है, केवल और केवल 10 रुपये। अब चलते हैं हम आगे और समझते हैं इसका फंडामेंटली हाईलाइट की तरफ, जहां हमने समझने के प्रयास कर रहे थे इसका क्या है फाइलिंग और फाइनेंशियल सिचुएशंस, जहां पे एसेट्स काफी अच्छा खासा जनरेट करती है, निकल के आती नजर आती है, जहां पे एसेट्स ही एसेट्स फिलहाल देखने को मिला है। तो क्या इसका फंडामेंटली में क्या निकल के आते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। 52 की तरफ एक नजर डाले तो 354 अर्थात 394 400 तक चला गया, मानता हूँ इसको डॉट, और ये इसको 200 मानते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, 4 रुपये के उधर इंक्लूड करता हूँ और 200 को नीचे कर देता हूँ, अर्थात 200 से 400, अर्थात कितना होता है 200%। 200% तो जंप कर चुका है मार्केट। अब आते हैं आगे, आगे कहती है कंपनी के बारे में, एक साल की चार्ट अभी हम देख लें, जब लिस्टिंग हुआ था कंपनी कब, अगस्त 2023 में लिस्टेड हुआ था। लिस्टेड के बाद स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या लाजवाब बनती नजर आती है। लगता है कि इनकी सर्विसेज में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस ना इसी स्टॉक की करती है, जहाँ पे अच्छी सी यहाँ पे बुलिश नज़र आती है स्टॉक में लगातार, और लगातार देखा जाए तो यहाँ पे एवरेज प्राइस के आसपास आई थी और दोबारा चलती नजर आई है स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल पे, और ये अच्छा खासा जंप नजर आता है स्टॉक में। जहाँ पे 3 महीने के चार्ट को एक आंकलन देखें तो 3 महीने के चार्ट में फिलहाल थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन 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 इसकी एवरेज की प्राइस जो आसपास है ना, इस प्राइस पे आसपास हमेशा एक सपोर्टिंग जोन बनाई है, वहाँ सपोर्टिंग जोन में पहुंचते नजर आती है। उसके बाद फिर क्या होगा सोचिए, सपोर्टिंग जोन जैसे क्रॉस करती है तो मार्केट सीधे के सीधे स्विंग करती नजर आ सकती है आने वाले समय में। हमने लेटेस्ट अपडेट के बारे में समझा, जनरल मैनेजमेंट के बारे में कंपनी ने क्या कहा था, पोस्टल बैलेट के बारे में कहा, कॉर्पोरेट एक्शन में कोई डिविडेंड का पार्ट है नहीं, रिजल्ट की तरफ ध्यान दिया जाए तो रिजल्ट में कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा देखने को मिला, सेल्स लगातार इंक्रीज करती नजर आती है। इसी बेस पे देखा जाए तो इनके पास जो प्रॉफिट की पार्ट थी वो भी इंक्रीज करती नजर आती है, और ईपीएस भी परसेंटेज में क्या होता है थोड़ा सा चेंज निकल के आती नजर आती है। अब क्या इसका जो डेटा बेसिस है वो क्या कहना चाहती है, हाफ ईयरली, सॉरी क्वार्टरली और इधर ईयरली डेटा। अब इसमें निकल के आती है कंपनी का जो 23 से लेकर डेटा भी अवेलेबल है, मतलब इस साल की सारे के सारे क्वार्टर्स के डेटा अवेलेबल है, और लिस्टेड कंपनी रिसेंटली हुई थी इसलिए पूरा डेटा अवेलेबल नहीं दिखती है यहाँ पे। इसका हम एक ट्राई करेंगे इसका पिछले डेटा को भी देखने के लिए जो यहाँ पे अवेलेबल है उसके बेसिस पे कंपनी क्या करती है। कंपनी के सितंबर 23 में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करती नजर आ रही है, और मार्च में थोड़ी सी गिरावट थी, लेकिन दिसंबर से अच्छी परफॉर्मेंस करती नजर आ रही है। मार्च में गिरावट के बाद दिसंबर और किससे, जून से अच्छी परफॉर्मेंस करती नजर आ रही है, केवल सितंबर को छोड़ दिया जाता है। अब इसके बेसिस पे क्या हुआ, इनके पास मार्जिन क्या बना। अब मार्जिन की बात देखिए, मार्जिन क्या बनी इनकी सर्विसेज में, मार्जिन पहले 91% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी, मतलब कुछ खर्च ही नहीं है। खर्च क्यों नहीं है पता है ना, इनकी आप तक ऐप तो पहुंची हुई है, आईटी पे काम काज करते हैं, और आईटी से सारा काम काज होती है, सारे के सारे। आजकल आपको लोन चाहिए, आप यूं क्लिक कीजिए, ओटीपी डालिए, आपके लोन मिल जाता। आज आजकल आप डीमेट अकाउंट खोलिए, 2 मिनट में डीमेट अकाउंट खोल जाते हैं। तो मैं तो आपको कोई डीमेट अकाउंट का लिंक भी नहीं दे रहा हूँ कोई खोलने के लिए, तो मैं आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ किसी स्टॉक को लेकर के, किसी कंपनी को लेकर के, किसी ब्रोकिंग फर्म को लेकर के। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तरफ, देखा जाए 99% के आसपास, यहाँ पे एवरेज कितना है 77%। सोचिए कितना सारा बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा होने के बाद प्रॉफिट कितना होती है 311 करोड़, इससे पहले कितना था 668 करोड़, अर्थात ये सितंबर के बाद टॉप पे कहाँ पे है, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ, मतलब तीसरे नंबर पे रहे। ईयर टू ईयर का देखेंगे तो ईयर टू ईयर तो गजब का निकल के आएगा। 23 और 24 को कंपेयर करके देखिए, 23 में इसकी कितनी थी, 23 में थी ओनली ऑन 45 करोड़ का
वो निकल के आती है कहाँ पे? 1854 करोड़। बाबा क्या सोचना है इसके लिए। ये है निकल के 18, कितना परसेंट होता है सोचिए, कितना गुना इंक्रीज करती नजर आती है। अब आते हैं, 4000% लगता है इनके इंक्रीज करते, 4000 से ज्यादा इंक्रीज करती नजर आती है। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट में कितना था इनके पास? 31 करोड़। कितना हो जाता है? 1605 करोड़। तो यदि इनकी परफॉर्मेंस, कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करती है तो स्टॉक में परफॉर्मेंस करती है तो बुरी बात है क्या? तो स्टॉक तो फिर उसी हिसाब से भागती नजर आएगी ना। और ये भागती नजर आती है, और मार्केट में अब लगता है ना सब इनके पीछे पड़ेंगे थोड़ी दिन के लिए, क्योंकि हो सकता है ना ये इनका बिजनेस मॉडल बढ़ेगा। तो इनका वैसे तो कोई पीछे करने वाला है नहीं, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन करने है नहीं। लेकिन क्या है, जो छोटी कंपनियां हैं उनकी जो भी बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा सा धाड़ी साड़ी से नजर आएगा। जैसे जियो की जब जियो आई थी, जियो टेलीकॉम की बात कर रहा हूँ, तो क्या हुआ था? सभी के सभी इस सेक्टर में एक अराइवल पार्टनर, जो कह सकते हैं अराइवल जो कंपटीटर था, वो सब के सब धाराशाही से गिर गए और गिरते नजर आए। और यहाँ पे अच्छी सी परफॉर्मेंस करती नहीं। बेसिकली ये सारा काम पहले पता है इनके छोटे भाई साहब का था, क्योंकि इनकी एक इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस बेचने का, म्यूचुअल फंड बेचने का ऐसा कंपनी था, लेकिन उनकी कंपनी तो चलती नहीं है, मार्केट में स्टेबिलिटी कर कर पाती ठीक से। इन्होंने उस बिजनेस को अपने लेवल पे काम करने का प्रयास किया, अपने नए स्तर से, जो कि इनका फैमिली बिजनेस जो था पहले के हिसाब से, उस सेक्टर में दोबारा परफॉर्मेंस करती नजर आती है। अब आते हैं इसका रेशियो के, देख रेशियो के बाद 3 दिन में पैसा आता है। सोचो 3 दिन में पैसा आ गया, क्या हुआ? कितना अच्छा बात है। डेटर्स कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि डेटर्स की पार्ट को देखें, डेटर्स क्या निकल के आती है। केबल और केबल कितना डेटर्स है? 14 करोड़ का। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है इनके पास? 10,000 करोड़ का। सोचो 10,000 करोड़ के पास क्या पड़ा हुआ है? कैश और कैश इक्विवेलेंट, अर्थात बैंक में पैसे पड़े हुए। और रिजर्व भी कितना है जिनके पास? रिजर्व 1,32,000 करोड़। इक्विटी शेयर भी काफ़ी मोमेंटल हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जब स्टार्ट किया तो 2 शेयर्स के आसपास था नंबर ऑफ कैपिटल, और उसके बाद कितना 2 करोड़ के आसपास था। फिर उन्होंने जब पब्लिक इशू आया तो काफ़ी सारा इंक्रीज करती नजर आई कंपनी की। अब आते हैं इसका लेटेस्ट में क्या निकल के आती है, आगे का शेयर होल्डिंग पैटर्न जहाँ पे देखा जा सकता है। तो शेयर होल्डिंग के बारे में हमने जाना कि इनके पास 47% की होल्डिंग बचती है। जो 53% होल्डिंग है वो किसके पास है? वो है पब्लिक के पास। वो है पब्लिक। अब पब्लिक इसके बारे में सोचती क्या है, पब्लिक में कौन से ऐसे बड़े लोग हैं, वो भी जरा चर्चा कर ले। पब्लिक की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे निकल के आती है क्वार्टरली डेटाबेस में। इनकी ईयरली डेटाबेस पहले देखें तो ईयरली कुछ डेटा निकल के आती है, क्वार्टरली डेटा निकल के आती है। क्वार्टरली में देखा जाए तो क्या निकल के आती है? इनके पास प्रमोटर्स के पास 47%, एफ आई के पास 19%, डी आई के पास 12, 12.5%, पब्लिक के पास 20%। अब क्या लगता है इसमें डी आई कौन हो सकता है? इसमें मेन जो प्रमोटर्स है वो कौन है? मेन प्रमोटर्स कौन है इस कंपनी में? जहाँ पे कंपनी है कि श्री अ, चक्रा कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 11% होल्डिंग। और बाकी देखा जाए इनके पास कुछ ग्रुप्स में, जहाँ पे सारे के सारे इनके ग्रुप्स हो गए, एलएलपी सबके उनके ग्रुप्स हैं। और बाकी कुछ देखा जाए तो इनके पास कुछ और नहीं निकल के आता, केवल केवल 11% यहाँ पे। बाकी कहाँ गए बाबा? 11% यहाँ पे, 8% इनके पास एक कंपनी के पास, देवर्षि कमर्शियल के पास, और 8% के आसपास। अच्छा, नहीं, अलग अलग पोजिशन में है। ये इनकी अलग अलग कुछ पोजीशन हैं, जहाँ पे 1%, 2%, 8%, 10% के आसपास पोजीशन रखे हैं, अलग अलग कंपनी के थ्रू रखे हुए हैं। तो इनके डायरेक्ट प्रोमोटर्स नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेकिन अल्टीमेटली ऑनर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अब आते हैं एफ आई में। एफ आई डीआई की तरफ चर्चा कर लें। डीआई में कौन से सबसे बड़े लोग हैं? डीआई में सबसे ज़्यादा जो फंड रखा रखा ना वो है एल आई सी। मतलब एल आई सी को यहाँ पे पूरे का पूरा भरोसा है, जो इनकी परफॉर्मेंस लगातार बढ़ती नजर आएगी। और दूसरा नाम जिसकी चर्चा कर रहे थे, जो उनकी कंपटीटर आने वाले समय हो सकता है, वह है क्वांटम, और दूसरा है मोतीलाल। जिनको यहाँ पे लगता है जो इनकी पोजीशंस लगातार बढ़ती नजर आ सकती है। और क्वांटम फिलहाल अभी कुछ इशू चल रहा है क्वांटम के पीछे, जहाँ पे क्वांटम के बारे में देखेंगे तो इनकी शेयर होल्डिंग ज़्यादा कुछ आती नहीं है यहाँ पे म्यूचुअल फंड। उसके बाद देखा जाए कुछ और चर्चा करें तो निकल के आती है शेयर होल्डिंग में, जहाँ पे पब्लिक के पास देखा जाए, पब्लिक में कुछ बिग बुल है, नहीं है, नहीं देखने को नहीं आती है।
अब हम एज ऑन डेट परफॉर्मेंस की तरफ चर्चा करते हैं, और साथ में हम एक चर्चा और करेंगे जब से लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग करने के बाद इसका परफॉर्मेंस लेवल क्या निकल के आती है। हमारे पास एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट पर हम जाकर के देखने देखने का प्रयास करते हैं। उस वेबसाइट्स में क्या इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं किसको, जियो को। यहाँ पे जियो नहीं आ रहा, अर्थात क्या है बाबा। इसको जरा हम सर्च करें नीचे, और नीचे के पेज को चेंज करके देखें कि जियो पे तो लिस्टिंग हुआ था रिसेंटली। जियो लिस्टिंग लिस्टिंग हुआ था, तो उसका डेटा कहाँ गया। उसकी डेटा की बात ना ही निकल के आती क्या, अभी तो देखने को नहीं मिल रही। और ये एक किस डेटा आ रही है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हम रिलायंस को तरफ सर्च करें तो नहीं आ रहा है, जियो भी नहीं आ रहा है। ये क्या मामला है, यहाँ पे जियो नहीं आ रहा है, जियो नहीं आ रहा है, जियो नहीं आ रहा है। जियो फाइनेंशियल आ रहा है, जियो फाइनेंशियल से एनएससी आ रही है। और जियो फाइनेंशियल की क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके बारे में देखा जाए तो यहाँ पे कहती है कंपनी, कंपनी का क्या इन्फॉर्मेशन आती है, कोई आईपीओ के बारे में इन्फॉर्मेशन आती है, नहीं आती यहाँ पे। ये नहीं, यहाँ पे सबके सब चार्ट ही नज़र आती है। ऐसा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलती नज़र आती है। यहाँ पे पी चार्ट और इस तरह के चार्ट भी नजर आते हैं कंपनी के बारे में, जहाँ पे कंपनी के नंबर ऑफ कैपिटल और सारे इन्फॉर्मेशन, कंपनी यील्ड्स और बुक वैल्यूशन की बात करती नजर आती है। अलग अलग टाइप्स में देखने को आती है दोस्तों। अब इसमें हम चल रहे थे परफॉर्मेंस लेवल पे। तो एक साल में हम इससे पहले भी सेट किए थे, अभी रिसेंटली छः महीने पहले की बात है। 6 महीने में करीब 52% के आसपास, और ये 3 महीने में 4%। उसके बाद में लगातार फिर थोड़ा सा गिरावट और चढ़ावट चलती रही, क्योंकि इसका चार्ट अब देखेंगे तो चार्ट में क्या निकल के आती है। चार्ट में निकल के आती है स्टॉक में क्या किया, तो स्टॉक लगातार जंप करती नजर आती है। और इस लेवल से देखें, या अगर हम इसको एक रेजिस्टेंस लेवल से देखें, इस लेवल पे बार बार आई है स्टॉक, उसको चर्चा करें तो क्या निकल के आती है। इस लेवल पे लगातार स्टॉक आई है, उस लेवल को क्या कहें, उस लेवल को हम चर्चा करते हैं। ये बार बार चेंज किया उन्होंने पोजीशन को, इस लेवल पे लगातार आती नजर आती है। क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें, फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो ये निकल के आती है। यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट वाली पोजीशन बनती है, वीक बनती है, लेकिन क्या निकल के आती है यहाँ पे, चढ़ती हुई तब भी निकल के आती है, क्योंकि थोड़ा सा गिरता चढ़ता है, लेकिन यहाँ पे लंबी गिरावट थी, और लंबी गिरावट के बाद चढ़ने का प्रयास चलता। और नया सेक्टर आने से इनके जो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस होगा ना, आगे अच्छा खासा परफॉर्मेंस करा। इसके पीएस कंपनी में फिलहाल बजाज फाइनेंस आती है, इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता इससे, क्योंकि ये अभी रिसेंटली लिस्टेड है। इसको रिसेंटली लिस्टेड से कंपेयर करें तो, और बिग बुल से कंपेयर करें तो बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है। तो हमने समझने का प्रयास किया कंपनी के बारे में, जो कि था रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। और यहाँ पे हमने पार्ट्स बाय पार्ट्स को समझने का प्रयास किया। यहाँ पे बल्क डील की बात कर रहे थे, ब्लॉक डील की बात कर रहे थे रिसेंटली, तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आती है। इंसाइडर ट्रेडिंग हो या ड्यू डिलिजेंस की तरफ देखा जाए तो ड्यू डिलिजेंस में कुछ ऐसा टेस्ट वगैरह कुछ तो नहीं है। के पास 23 में क्या आया था, 23 में कुछ अपडेट आया था, एक मुंबई में इंटरिम ऑर्डर आया था, उसके बाद कुछ ऐसा। फाइनेंशियल में देखा जाए, ऑनरशिप की तरफ देखा जाए, मैनेजमेंट की तरफ देखा जाए, तो यहाँ पे सारा सारा एक ही टाइम में डेटा निकल के आती है, कौन कौन से मैनेजमेंट इसके अंदर हैं, क्या क्या करती हैं, कंपनी का ओवरव्यू क्या निकल के आती है, कंपनी कब बनी थी। ये कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी कब बनी, अक्सर लोग कहते हैं नया कंपनी है, तो ये कंपनी 1999 में बनी थी, 22 जुलाई 1999 को। ये बाद में आकर के कंपनी क्या बनी, फाइनेंशियल सर्विस में कामकाज करना चालू किया, और अच्छा खासा कामकाज करती नजर आती कंपनी। ये हमने समझने का प्रयास किया इस कंपनी के बारे में। लेटेस्ट इनका ये अपडेटेड है, 23 तक का यहाँ डेटा देखने को मिला है कि बैलेंस शीट 23 तक का अपडेटेड है यहाँ पे। लेकिन इसका 24 का बैलेंस शीट तो आ चुका है ना, हमने देखा यहाँ पे अभी 24 का बैलेंस शीट, 24 का बैलेंस शीट तो आ चुका था, इसका 24 का मार्च का डेटा आ चुका है यहाँ पे। कई बार वहाँ पे कुछ अपडेटेड नहीं होता है एनएससी की पोर्टल। तो हमने समझने का प्रयास किया किसके बारे में, जियो फाइनेंशियल के बारे में, और इसकी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जहाँ पे कंपनी ने अपनी एमओए को चेंज किया, और एमओए को चेंज करने के बाद इसमें सारे के सारे जो कि अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, ब्रोकिंग सर्विसेज हो, मैनेजमेंट सर्विसेज हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हो, सभी की सभी, चाहे डोमेस्टिक लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, इंश्योरेंस कंपनियां हो, सब पे कामकाज करती नजर आ सकती है कंपनी आने वाले समय में। चाहे वो महीना दिन लगे, हफ्ता दिन लगे, और लेकिन जल्द ही कुछ लेके आएगी कंपनी, यहाँ पे मार्केट इसको इस साल में अच्छा खासा पुलिस नजर आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। अब आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।